एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बैंकों में लूटपाट शुरू हो गई है नेपाल में। अभी अभी ये खबर मिल रही है, वहां पर बैंकों में लूटपाट शुरू हो गई है। जगह जगह जितने भी वहां पर राष्ट्रीय बैंक है, वहां पर उपद्रवियों ने धावा बोल दिया है और वहां बैंकों में लूटपाट शुरू हो गई है। काठमांडू में बैंकों पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। कई बैंकों में लूटपाट हुई है। यही नहीं, नेपाल की जेलों पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। कई कैदियों को वहां से रिहा करा लिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है। नेपाल में बैंकों में लूटपाट, इसके अलावा जेल में बंद कैदियों को वहां से रिहा कराया जा रहा है। वो तस्वीरें भी देखिए, पुलिस पर हमला, जेलों पर हमला, कैदियों को रिहा करा। ये देखिए आप तस्वीरें, वहां पर कैदियों को रिहा कराया जा रहा है। जेल में बंद कैदी वहां से भाग रहे हैं। बैंकों में लूटपाट हो चुकी है। यह बड़ी खबर है। इसके अलावा काठमांडू में टैंक उतारे गए हैं। एक और बड़ी खबर है, लूटपाट। ये देखिए, अच्छा हाँ, तस्वीरें भी है लूटपाट की। बैंकों में लूटपाट, जगह जगह लूटपाट शुरू हो गई है। कैदियों को वहां जेल, ये जेल की तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जेलों में जो कैदी हैं उनको रिहा कराया जा रहा है, क्योंकि वहां पर अब अराजकता जैसी स्थिति है। सेना का टेक ओवर हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है ओली, वो कहां है पता नहीं लग पा रहा है। वित्त मंत्री को पीटा गया, पूर्व प्रधानमंत्री को पीटा गया, एक पूर्व पीएम की पत्नी को तो जिंदा जला दिया गया। लेकिन अब ये खबर मुझे मिल रही है, तो जेलों में से कैदियों को भगाया जा रहा है। कई बैंकों में लूटपाट शुरू हो गई है। और इसके अलावा 10 बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अब जो खबर है, एक तो टैंक उतार दिए गए हैं, सेना ने टेक ओवर कर लिया है। वहां पर बताया जा रहा है कि टैंक उतार दिए गए हैं। नेपाल ब्रेकिंग 10 बड़ी खबरें। विद्रोह के बाद काठमांडू में टैंक उतार दिए गए, नंबर 1। नंबर 2, सेना ने टेक ओवर कर लिया है। अच्छा, तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ओली गायब है, उनका नहीं पता चल रहा है। वो चले गए हैं, दुबई भाग गए हैं, कहां है कहां नहीं, वो नहीं समझ आ रहा है। पीएम और मंत्रियों के बाद राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो गया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। और इसके अलावा जिंदा जलाई गई हैं पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी, उनकी मौत हो गई है। यह अब जानकारी मिल रही है, उनकी मौत हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जो जिंदा जलाई गई, उनकी मौत हो गई है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह वो बन सकते हैं अंतरिम प्रधानमंत्री। और नेपाल की संसद पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। आगजनी, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई। इसके अलावा काठमांडू की कई सरकारी निजी इमारतों में आगजनी। और एक और बड़ी खबर यह है, 22 की मौत हो गई है। भारत के नागरिकों से नेपाल नहीं जाने की अपील की गई है। 22 की मौत, 300 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। नेपाल में अराजकता वाला हाल। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बाद अब राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो चुका है और हालात बहुत ज्यादा बेकाबू। अब खबर मिल रही है कि बैंकों में लूटपाट शुरू हो गई है। देखिए, बड़ी खबर यह है, पूरे नेपाल पर सेना का नियंत्रण हो गया है। बैंकों में भी लूटपाट शुरू हो गई है। बैंकों पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बैंकों में लूटपाट की है। नेपाल की जेलों पर भी प्रदर्शनकारियों का हमला हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जेल में बंद कैदियों को छुड़ा दिया है। अलग अलग जगह इसी तरह से अराजक तत्वों की भीड़ जगह जगह हमला कर चुकी है। एक और बड़ी खबर है, विद्रोह के बाद काठमांडू में टैंक भी उतारे गए हैं। नेपाल में सत्ता पर सेना ने टेक ओवर कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री ओली गायब हैं।
आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। नेपाल में हिंसक आंदोलन की 5 दिल दहला देने वाली तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब आज नेपाल के वित्त मंत्री को नेपाल की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। वो तस्वीरें हम दिखाएं। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को, ये देखिए आप जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जो लात मारी है वित्त मंत्री है जो सड़क पर गिरे हैं। ये दोबारा से दिखेंगे आप तस्वीरें। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री विष्णु कुमार पाडेल को वहां पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए रहे जब तक वो नदी में, ये देखिए वो नदी में जब नहीं कूदे, वित्त मंत्री हैं ये, वो नदी में कूदे फिर अपनी जान बचाई वित्त मंत्री। उनको दौड़ा दौड़ा कर, ये देखिए आप, ये देखिएगा तस्वीरें, ये वित्त मंत्री भागे, ये उनको लात मारी, वो गिरे, पहले सड़क पर घेर कर मारा, फिर वो ये देखिए नदी में कूदे। देखिए वो नदी में कूदकर उन्होंने जान बचाई, लेकिन नदी में भी घेर कर उनको इसी तरह से मारा। दूसरी तस्वीर, ये वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा। ये जो तस्वीर है ये बहुत बड़ी तस्वीर है। 4 बार के प्रधानमंत्री को पीटा शेर बहादुर देउबा, ये जो आप नजर आ रहे हैं, यानी के खून नजर आ रहा है आपको। 4 बार के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को बुरी तरह से पीटा भीड़ ने वहां पर। ये देखिए जो आपको नजर आ रहे हैं, काला कोट शर्ट, यहां पर खून। ये 4 बार के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री आंदोलनकारी देउबा के घर में घुस गए, घर में आग लगा दी गई, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। ये एक और तस्वीर, ये तीसरी सबसे बड़ी तस्वीर है, ये आपको हिलाकर रख देगी। भयावह तस्वीर है ये। प्रदर्शनकारियों में नेताओं के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी नहीं बख्शा। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी रवि लक्ष्मी पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बेरहमी से हमला कर दिया। हमको ब्लर करनी पड़ी है तस्वीरें। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है ये, जो सड़क पर लेटी हुई है, उनको उठाया गया, वो जख्मी हालत में है, अधमरी हालत में है। ये पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है, जिंदा जो है वो एक तरीके से घर में आग लगाई, वो अंदर थी, वो जली, बाहर आई, पीटा, उन्हें जिंदा जला दिया गया। झालानाथ खनाल, ये नेपाल के 35 ये जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फरवरी 2011 से अगस्त 2020 के बीच वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे। उनकी पत्नी को पीटा, जिंदा जलाया और पत्नी को नेपाल की सड़कों पर ही जिंदा जला दिया गया। एक और तस्वीर दिखाइए आज। ये सारी तस्वीरें आज भयानक हैं। अच्छा ये देखिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये नोट उड़ रहे हैं, नोट। आपको लग रहा होगा कोई फिल्मी सीन है, ये नोट उड़ाए जा रहे हैं। नेपाल के मंत्रियों के घर में लूटपाट। नेपाल के ऊर्जा मंत्री हैं दीपक खड़गा, अब तो थे, अब तो सबने इस्तीफा दे दिया। उनके ये देखिए आप नोट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तोड़फोड़ करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने लाखों नेपाली रुपए लूट लिए और फिर इस तरह से उड़ा दिए। देखिए आप, गुस्साई भीड़ ने सड़कों पर नोट उड़ाए। ये देखिए आप, घर में आग लगाई और देखिए नोट उड़ाए, नीचे लूटपाट हो रही है। देखिए कितने, ये लग रहा है कोई फिल्मी सीन है। ये नेपाल के मंत्रियों में घर में जो है लूटपाट हुई। और एक और तस्वीर, प्रधानमंत्री ये जो है, एक मिनट मुझे हटाइए तस्वीरें देखिए आप, ये प्रधानमंत्री का घर जलाने के बाद जश्न है। इसको ऐसे समझिए साहब, नेपाल में कल तक जो आंदोलन था ना, वो आज अराजकता में बदल गया। कल सोशल मीडिया बैन हटाने के नाम पर उग्र हुआ आंदोलन आज एंटी सोशल हो गया। आप ये देखिए, बैन खत्म हुआ लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। वहां संसद को फूका गया, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, आज नेताओं मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया, घर में घुसकर लूटपाट की गई। ये सारी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री की पिटाई, वित्त मंत्री को पीटा, नीचे विदेश मंत्री को घसीटा, नोटों की बारिश, ओली का घर फूका, राष्ट्रीय आवास को जला दिया, सुप्रीम कोर्ट फूक दिया, संसद में आगजनी है। सारी तस्वीरें रखिएगा स्क्रीन पर। क्या कुछ हुआ आप हैरान हो जाएंगे साहब, मैं बार बार बोलूंगा। संसद को फूक दिया, सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया, नेताओं मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, घर में घुसकर लूटपाट की गई, घरों को जलाया गया,
पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, पुलिस वालों को भी जिंदा जला दिया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री ओली को आज आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। ये अलग अलग तस्वीरें उनके देश से भाग निकलने की खबर है। यानी कि नेपाल में अब ओली सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, सेना का टेकओवर हो चुका है, देश का कंट्रोल सेना के हाथ में है। नेपाल में आंदोलन अराजकता में कैसे बदला साहब, ये नेपाल में एक तरह से लोकतंत्र को ही फूंक डाला गया, ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। अलग अलग तस्वीरें हैं, 8 तस्वीरें हैं प्रदर्शनकारियों की भीड़ 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, वो आज संसद फूंक दिया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया। नेपाल के अलग अलग हिस्सों से हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें आ रही हैं। संसद और सुप्रीम कोर्ट फूंकने से पहले राष्ट्रपति का निवास भी फूंक दिया गया। राष्ट्रपति का निवास, ओली का आवास फूंक दिया गया। प्रधानमंत्री, ये देखिए संसद भवन। अच्छा, ये एक मिनट मुझे हटाइए, तस्वीर देखिएगा। ये जो धुएं का गुबार है, ये नेपाल का संसद भवन है। ये नेपाल का संसद भवन है जिसको फूंक दिया गया। नेपाल के राष्ट्रपति का निजी आवास फूंक दिया गया। ऊर्जा मंत्री का घर जला दिया गया। और ये वो इस्तीफा जो उन्होंने इस्तीफा दिया आखिरकार प्रधानमंत्री की तरफ से। नेपाल पीएम का आवास फूंक दिया गया। नेपाल कांग्रेस का ऑफिस भी आग की चपेट में, आग फूंक दिया गया। संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति आवास, लूटपाट। मतलब इसको ऐसे समझिए साहब, जो 5 अगस्त को ये लग रहा होगा जैसे बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था, लगभग वैसा ही हुआ। उसी तरह नेपाल में भी हिंसक प्रदर्शनों में लोकतंत्र के प्रतीक को फूंक दिया। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री केपी ओली ने स्थिति संभालने की कोशिश की थी, सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। इसके बाद ओली ने इस्तीफा देने का फैसला किया, हालांकि उन्होंने बैन हटा दिया था। इस्तीफे से पहले केपी शर्मा ओली ने सिंह दरबार में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। फिर वो जगह जहां सभी केंद्रीय मंत्रियों का दफ्तर है, सिंह दरबार, बैठक में स्वतंत्र पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने आंदोलन का समर्थन करते हुए पहले इस्तीफा ही दे दिया था। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने एक सुर में ओली का इस्तीफा देने की मांग की। इसके बाद ओली को नेपाल की सेना की मदद की उम्मीद थी। वैसे एक और चीज आपको बता दें, नेपाली मीडिया के मुताबिक ओली ने नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज से हालात काबू में करने में मदद मांगी, लेकिन सेना प्रमुख ने भी उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा है। नेपाल सेना प्रमुख ने आज का एक बड़ा अपडेट है, ओली से कहा कि जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ सकती। अगर ओली पीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार हो जाते हैं तो सेना हालात को संभाल लेगी। ओली की सरकार गिरते ही नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव दे दिया है। भट्टाराई ने आंदोलनकारियों से कहा है कि आइए नेपाल के युवाओं के साथ मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाएं। हालांकि प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा धड़ा काठमांडू के मेयर बालेन शाह को नया प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। सुनिए। वैसे नेपाल हिंसा को लेकर सवाल यह भी है कि क्या यह आंदोलन जितना बड़ा खड़ा हुआ, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या बांग्लादेश जैसा सोचा समझा प्रयोग? पहले बांग्लादेश, अब नेपाल। याद करिए पिछले साल 5 अगस्त को जिस तरह बांग्लादेश क्रांति के नाम पर जबरदस्त हिंसा हुई, लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया था, उसी तरह नेपाल में बांग्लादेश का रिपीट टेलीकास्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश और नेपाल की हिंसा का पैटर्न एक जैसा दिखा। आज से ठीक 400 दिन पहले आपको याद है 5 अगस्त 2024 को जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, आज वैसा ही नेपाल में हुआ। ये देखिए आप तस्वीरें, क्या आपको लग रहा होगा बांग्लादेश की तस्वीरें देख रहे हैं? जो बांग्लादेश में हुआ वही नेपाल में, बांग्लादेश और नेपाल तस्वीरें। ये तस्वीरों के जरिए एक एक करके आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश और नेपाल में सरकार के खिलाफ भीड़ तंत्र के हल्ला बोल का पैटर्न एक जैसा है साहब। पहला कॉमन पैटर्न याद करिए, बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही देशों ने, छात्रों ने सत्ता छीनी है। छात्रों ने, याद है आपको, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर प्रदर्शन शुरू हुआ था और देखते ही देखते लाखों की भीड़ ने ढाका को हाईजैक कर लिया था। अब ठीक वैसे ही यहां पर भी नेपाल में भी छात्र, युवा, काठमांडू में छात्रों की शक्ल में लाखों की भीड़ ने कर्फ्यू तोड़कर सिस्टम का जनाजा निकाल दिया। दूसरा कॉमन पैटर्न बांग्लादेश नेपाल।
दोनों ही देशों में एक युवा नेता के पीछे लाखों की भीड़ चल पड़ी। ये दो चेहरे याद होंगे आपको। शेख हसीना की सत्ता उखाड़ फेंकने का क्रेडिट 26 साल के नाहिद इस्लाम को दिया जाता है। नेपाल में ओली का तख्ता पलटने का क्रेडिट 36 साल के सुदन गुरंग को दिया जाता है। तीसरा कॉमन पैटर्न, बांग्लादेश नेपाल दोनों देशों में सरकार के एक गलत फैसला ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ, असंतोष की वजह बना, किसी ने भड़काया, लोग सड़कों पर उतरे, सरकार को उखाड़ फेंका गया। बांग्लादेश में जनता का गुस्सा, हसीना सरकार के स्वतंत्रता सेनानी वंशज कोटा आरक्षण वाला मामला था, याद है आपको? फिर लोग सड़कों पर उतरे। ठीक वैसे ही यहां पर क्या हुआ, सोशल मीडिया बैन, वो ट्रिगर पॉइंट हुआ, लोग सड़कों पर आए, आगजनी। बांग्लादेश, यहां भी प्रधानमंत्री, यहां भी दोनों भाग चुके हैं साहब, ओली का इस्तीफा फिर हुआ। चौथा कॉमन पैटर्न, बांग्लादेश में याद करिए, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को फूंक डाला था। ये देखिए तस्वीर है, संसद भवन, यहां भी संसद भवन। ये पैटर्न आप देखिए, बांग्लादेश में भी संसद भवन फूंक डाली गई, यहां पर भी संसद भवन, नेपाल में भी ठीक वैसे ही हुआ और यही संसद भवन सुलगता हुआ नजर आया। पांचवा, याद करिए, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं, दो मुजीबुर रहमान इस तरफ और यहां केपी शर्मा ओली। देखिए आप, दोनों ही देशों में देश के गौरव पर हथौड़ा चलाया गया। यहां शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को तोड़ा गया, उनकी प्रतिमा को, बांग्लादेश का संस्थापक। यही नेपाल में भी सोचिए, प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, केपी शर्मा ओली, 4 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली की मूर्ति को तोड़ डाला गया। हालांकि इनके लिए कहा जाता है कि ये दरअसल नेपाल को चीन बनाना चाह रहे थे, इसलिए वहां पर असंतोष था। छठा कॉमन फैक्टर, नेपाल बांग्लादेश दोनों देशों से सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को उनके प्रधानमंत्री से बेहिसाब नफरत थी। दोनों देशों में भीड़ पीएम हाउस पर हमला बोला था, यहां पर भी पीएम हाउस, यहां पर भी पीएम हाउस। पैटर्न, कोई दो राय नहीं है साहब, अगर शेख हसीना और ओली अपने पीएम आवास में होते तो शायद आज जिंदा नहीं होते। सातवां, दोनों ही देशों में प्रदर्शनकारियों, उपद्रवियों और दंगाइयों के हुजूम के आगे सरकार फेल हो गई, सिस्टम बेबस, सेना मूक दर्शक, लोकतंत्र को जला दिया गया। दोनों तस्वीरें। इसके अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे यहां क्या आया था, याद है? अमेरिका, कि अमेरिका ने कराया क्या ये सब? यहां पर भी साफ शक जाहिर किया जा रहा है कि भीड़ तंत्र को सत्ता की सुपारी अमेरिका ने दी क्या? किसने सुलगाया? तख्ता पलट के पीछे ट्रंप, ये दोनों तरफ कॉमन फैक्टर है। नौवां कॉमन फैक्टर, तख्ता पलट के बाद प्रदर्शनकारियों के गुस्से के डर से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना भागी, केपी शर्मा ओली भाग चुके हैं। यहां शेख हसीना भागी, यहां केपी शर्मा ओली भाग चुके हैं। वैसे तो बांग्लादेश, फिर श्रीलंका भी और अब नेपाल, 3 देश इस तरह से हो चुके हैं, भारत के पड़ोसी देश, जहां इस तरह से अराजकता की आग ने देश के लोकतंत्र को एक तरीके से फूंक कर रख दिया कि आज दोनों देशों के प्रधानमंत्री, चाहे बांग्लादेश है चाहे नेपाल है, इससे पहले श्रीलंका भी है। लेकिन साहब, नेपाल में जिस कथित जेनजी के आंदोलन ने ओली सरकार को उखाड़ फेंका, उस आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट सोशल मीडिया बैन था। लेकिन यहां तो आप सोचिए, बैन तो हटा दिया था, हटा दिया, फिर भी आंदोलनकारी शांत क्यों नहीं हुए? अगर गुस्सा सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ था तो देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट को क्यों फूंक डाला गया? क्या इसे नेपाल में राजतंत्र रिटर्न्स की आहट माना जाए? क्योंकि साहब, इससे पहले नेपाल में राजतंत्र की बहाली को लेकर भी प्रदर्शन हो चुके हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अमेरिका चीन के बीच फाइट का नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। हम एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस तरह से नेपाल में आज अराजकता की आग फैली। ये रिपोर्ट आप देखिए, आप समझेंगे किस तरह से वहां पर लोगों ने लोकतंत्र को आग के हवाले कर दिया। सिर्फ 48 घंटे में जल उठा नेपाल। बेकाबू प्रदर्शनकारी, काठमांडू में आपातकाल। नेपाल में तख्ता पलट के पीछे कौन?
नेपाल की ओली सरकार का एक फैसला और सड़कों पर मचा संग्राम, आग, पत्थर, धुआं और आक्रोशित प्रदर्शनकारियों का हंगामा। नेपाल में हर तरफ सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई देती है। सवाल ये है कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में जेन जी के विरोध प्रदर्शन ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नेपाल विद्रोह की आग में जलने लगा और प्रधानमंत्री केपी ओली को देश छोड़कर भागना पड़ा। गुस्सा लोगों का इस कदर उमड़ा है कि अब सड़कों पर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, तमाम जो है सरकारी दफ्तरों में आग लगाए गए हैं, कार्यालय जलाए गए हैं पार्टियों के, और लोगों का जो गुस्सा है, जो युवा है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई है। और आप क्लोज करके दिखलाइए इसको, जो है यहाँ पर तमाम जो लोगों का गुस्सा है वो ये नगर पालिका पे उतरा है। उस तरफ देखिए आगजनी हो रही है और अभी भी आग की लपटें उठ रही हैं। ये देखिए जिसकी ये आग की लपटें किस तरीके से यहाँ पर उठ रही हैं और लगातार जो है इसको क्लोज करके दिखलाओ जो आग की लपटें हैं यहाँ से। और ये बीपी चौक है और यहाँ पर अभी भी लोगों में गुस्सा है पूरी तरीके से। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 4 सितंबर को हुई थी, जब नेपाल की ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया था। लेकिन पिछले 48 घंटों यानी 7 सितंबर से विरोध प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। काठमांडू में हजारों की तादाद में जेन जी यानी 18 से 28 साल के बीच के युवा सड़कों पर उतर आए, जमकर हंगामा और आगजनी की, और देखते ही देखते काठमांडू समेत कई शहरों में अराजकता फैल गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, आंसू गैस और फायरिंग का इस्तेमाल किया, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन बेकाबू होता देख नेपाल की ओली सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस भी ले लिया, लेकिन तब तक विद्रोह की आग पूरे देश में फैल चुकी थी और सेना के लिए भी इस पर काबू पाना असंभव हो गया था। जानकारों का मानना है कि सिर्फ 48 घंटे में जिस तरह नेपाल के युवा बेकाबू हुए, उसकी पटकथा काफी पहले से लिखी जा चुकी थी, क्योंकि जेन जी में नेपाल की सरकार के खिलाफ आक्रोश की आग लंबे समय से धधक रही थी। नेपाल में नेपो किड्स के खिलाफ युवाओं में गुस्सा है। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए जिनमें नेताओं के बच्चों और आम युवाओं की जिंदगी के बीच का फर्क साफ दिखता है। इन वीडियोस में दिखाया गया कि नेताओं के बेटे बेटियां महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और आलीशान लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि आम नेपाली युवा विदेश जाकर मजदूरी करने को मजबूर है। नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर #NepoKids, #NepoBabies और #Politicians Nepo Baby नेपाल जैसे ट्रेंड्स वायरल हैं, जिनमें सरकार के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर सवाल उठाए गए हैं, और यही नेपाल में ओली सरकार के तख्ता पलट की बड़ी वजह बना। अब एक बार को कल्पना कीजिए कि क्या कोई भारत में इस तरह के हालात की मनोकामना कर सकता है कि भारत में भी हो जाए। साहब भारत में, नेपाल में जिस तरह आंदोलन उपद्रव में बदला, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट को फूंका गया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, पूर्व प्रधानमंत्री को मारा गया, इसको लेकर भारत मोदी सरकार की ओर से क्या कहा गया, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। सरकार ने कहा, भारत सरकार ने, कि नेपाल का पड़ोसी और करीबी मित्र होने के नाते भारत उम्मीद करता है कि वहां हालात जल्दी सामान्य हो जाएंगे। यह भारत सरकार का स्टैंड है। सभी मामले शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाना बेहतर होगा। अब इसको समझिए साहब, देखिए, भारत भले ही नेपाल की हिंसा की तस्वीरें देखकर परेशान हो, लेकिन भारत में मौजूद एक वर्ग यहां नेपाल वाले हालात चाहता है, या कहें भारत को नेपाल वाली बद्दुआ दे रहा है। नेपाल की आग इस बद्दुआ ब्रिगेड के कलेजे को ठंडक पहुंचा रही है कि इन्हें इसमें भी एक उम्मीद दिखाई दे रही है।
इनका कहना है कि जो आज नेपाल में हो रहा है ना, वो कल भारत में हो सकता है। इस बद्दुआ ब्रिगेड को आप आसानी से पहचान सकते हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है, जिन्हें नेपाल की आग में भारत में अराजकता की उम्मीद नजर आ रही है। ये पोस्ट जानते हैं आप, ये कौन है? नेपाल की हिंसा का भारत में रिपीट टेलीकास्ट की उम्मीद कर रहे एक नेता हैं, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह। इनका पोस्ट पढ़िए। समाजवादी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव जी के करीबी हैं। वो नेपाल हिंसा को लेकर आज सुबह से इतने उत्साहित हैं, मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे साहब 6, 7, 8 पोस्ट सुबह से कर चुके हैं। कह रहे हैं कि कल आज नेपाल, कल भारत हो सकता है। वो लिख रहे हैं यहां पर कि नेपाल की तरह भारत के युवा नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं। आज सुबह से लगातार ऐसे पोस्ट कर रहे हैं जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं को भड़काया जा सके। देखिए आप, टुमारो इंडिया, नेपाल टुडे, टुमारो इंडिया। ये लोग बद्दुआ भारत को क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया जा रहा है कि युवाओं सड़कों पर उतरो। एक पोस्ट में तो उन्होंने साफ साफ स्टूडेंट्स को उकसाते हुए कहा कि वो कैंपस छोड़े बाहर आए, अपने भविष्य के लिए सत्ता से टकराएं। मतलब राष्ट्रपति भवन को आग लगा दें क्या? संसद को आग लगा दें, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दें, लूटपाट करें, जिंदा जला दें, ये चाहते हैं क्या आप? आईपी सिंह अकेले नहीं है साहब, उद्धव गुट के नेता, इनको तो हर कोई जानता है, संजय राउत भी नेपाल हिंसा से सावधान करने के बहाने ये बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति किसी भी देश में आ सकती है, मतलब वो भारत में भी आ सकती है। सवाल यह है कि आईपी सिंह हो या संजय राउत, क्या वो बिना पार्टी नेतृत्व की मर्जी के ऐसी भाषा बोल सकते हैं? क्या वो इस बात की मन्नत मांग रहे हैं कि जैसे नेपाल में संसद जलाई गई, साहब सुप्रीम कोर्ट को फूका गया, प्रधानमंत्री आवास में आग लगाई गई, भारत में भी वैसा हो? संजय राउत, इसके अलावा सोशल मीडिया पर तो ऐसे सोशल शत्रुओं की भरमार है जो नेपाल हिंसा से बेहद उत्साह में है। उनकी बातों से लग रहा है कि वो भारत को नेपाल वाला श्राप दे रहे हैं कि काश भारत में भी ना ये सब हो जाए। देखिए नीचे जो चल रहा है, राष्ट्रपति का घर जला दिया गया, प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया, गृह मंत्री का घर फूंक दिया गया, ऊर्जा मंत्री का घर फूंक दिया गया। यहां भारत में एक कह सकते हैं, एक नाम दूंगा मैं, ये बद्दुआ ब्रिगेड है। ये बद्दुआ ब्रिगेड से भारत को सावधान रहने की जरूरत है। कई लोग हैं साहब, ये संजय राउत, आईपी सिंह, ये संजय राउत का पोस्ट है ना, हाँ देखिए संजय राउत का पोस्ट है ये। आईपी सिंह, संजय राउत तो साहब इज ए पार्लियामेंटेरियन, वो कह रहे हैं कि ये कल को भारत में भी हो सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि साहब छात्रों को जो नेपाल में जो किया वही ना भारत में होना चाहिए, और नेपाल की तरह लोगों को भारत में भी प्रधानमंत्री आवास पर एक तरीके से हल्ला बोल हम, ये इनके मन में लड्डू तब भी फूटा था जब श्रीलंका या बांग्लादेश में हुआ था, तब इन्होंने भारत को बांग्लादेश बनाने की मनोकामना की थी। लेकिन साहब अफसोस है कि लोकतंत्र से लड़ने को तैयार ऐसे सोशल शत्रुओं की भाषा से नेताओं की भाषा भी ना एक तरीके से मिलती नजर आ रही है। नेपाल की सड़कों पर आक्रोश की आग। जो पुराना लोग हैं ना, कोई नहीं चला सकता है, अब युवक चाहिए। जेन जी का विद्रोह, जल रहा नेपाल। नेता को सब घर जला के पार्टी कार्यालय जलाने के लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। अब नेता के यहाँ से भगाना पड़ेगा। ये बहुत रिस्की जगह है, ये सिलेंडर फटा है यहाँ पर। ओली का इस्तीफा, फिर भी नहीं थम रहा संग्राम। हम ग्राउंड जीरो पे तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से आगजनी हमारे दोनों साइड हो रही है। जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, लोग काफी आक्रोशित हैं, युवा काफी आक्रोशित हैं। काठमांडू से पोखरा तक युवाओं का कोहराम। इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है, वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में। काठमांडू की सड़कों पर धुएं के गुबार। संसद भवन के बाहर जलते हुए बैरिकेड्स और आंसू के गोलों से जूझते युवा। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, एम्बुलेंस की आवाज लगातार गूंज रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू रणभूमि में बदल चुकी है। करीब 13 महीने पहले जो हालात बांग्लादेश के थे, वही हालात आज नेपाल के हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के दौरान हिंसा, आगजनी और उपद्रव की जैसी तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई, ठीक वैसी ही तस्वीरें इस वक्त
एक और पड़ोसी देश नेपाल से आ रही हैं। दोनों देशों में आंदोलन का केंद्र थे युवा, और युवाओं के आंदोलन से नेपाल में इस वक्त ऐसा उपद्रव मचा है कि हालात ना तो नेपाल की सरकार के काबू में है और ना ही वहां की सेना के। दुखद है, बहुत दुखद स्थिति है। ये इस प्रकार का डेमोक्रेसी जनता के लिए नहीं है, वो नेता के लिए डेमोक्रेसी आ रही है नेपाल में, जनता के लिए डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। और इसीलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जो सोशल मीडिया पे बैन हटाने वाली बात। इसीलिए ये सोशल मीडिया का बात तो दूसरी बात है, मेन बात तो डेमोक्रेसी, ये मेन बात तो करप्शन का है। करप्शन है, करप्शन लीडर है इधर, तो उसका विरुद्ध में है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल राष्ट्रपति का निजी आवास फूंक दिया। प्रधानमंत्री ओली का आवाज भी नहीं छोड़ा। पूर्व गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री का घर भी आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि नेपाल के मध्य प्रदेश के सीएम ऑफिस को जला डाला। ओली सरकार में सत्ता सहयोगी नेपाल कांग्रेस का ऑफिस भी इस आग की भेंट चढ़ गया। भीड़ ने नेपाली सांसद देवी प्रसाद का घर भी जला दिया। लेकिन जेन जी का आक्रोश थम नहीं रहा, और इस आक्रोश के सामने नेपाल की सरकार, सिस्टम और सेना बेबस है। नेपाल में हिंसा और आगजनी की ऐसी तस्वीरें आईं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई। मंत्रियों को बचाने के लिए आर्मी को हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और हालात ये हो गए कि आर्मी चीफ को प्रधानमंत्री केपी ओली से कहना पड़ा कि वो कुर्सी छोड़ें, तभी सेना हालात पर काबू कर पाएगी। जिसके बाद केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोगों का कहना है कि अभी बात यहां तक नहीं है, केवल सोशल मीडिया एक मुद्दा था, लेकिन जो अहम असम मुद्दे थे, जो जिससे कि जो नेपाल की जनता थी जो त्रस्त थी, वो करप्शन का मुद्दा था, वो बेरोजगारी का मुद्दा था, जिस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और यही वजह थी कि जो जेनजी रिवोल्यूशन है, जो जेनजी आप एक से बोल सकते हैं प्रदर्शन है, वो किसी एक शख्स का नहीं था, किसी एक स्टूडेंट का नहीं था, किसी एक संगठन का नहीं था, किसी एक नेता पार्टी का नहीं था। दरअसल यहाँ के युवाओं का था, जो 20 से 35 साल के युवा हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल में युवाओं का ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का। पिछले कई वर्षों से नेपाल अंदर ही अंदर सुलग रहा था, जिसकी बड़ी वजह थी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ओली सरकार का तानाशाही रवैया। लेकिन जेन जी के इस गुस्से का ट्रिगर पॉइंट बना सोशल मीडिया एप्स पर बैन। इस आंदोलन को जेन जी क्रांति कहा जा रहा है। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया और युवा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सड़कों पर आ गए। जब तक इसका निकास कोई नहीं निकलेगा तब तक फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से। और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है, उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पे जारी है। आप देख सकते हैं जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं। लेकिन साहब सवाल तो ये है कि ये आंदोलन जो था, ये जो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आंदोलन तो सोशल मीडिया बैन को लेकर था। बैन तो हटा दिया, फिर भी आंदोलन क्यों नहीं शांत हुआ? ट्रिगर पॉइंट तो सोशल मीडिया बैन था ना। तो ओली सरकार ने आज ये सोशल मीडिया बैन हटा दिया, लेकिन वो बैन खत्म, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। फिर भी आंदोलनकारी शांत नहीं हुए। ये देखिए आप तस्वीरें। उनका गुस्सा सरकार और नीतियों के खिलाफ था, तो देश की संसद को क्यों जलाया, सुप्रीम कोर्ट को क्यों जलाया, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीटा, हत्या, जला दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को पीटा, एक उनको तो जिंदा जला दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि ये राजतंत्र रिटर्न्स की आहट है, राजशाही। इससे पहले नेपाल में राजतंत्र की बहाली को लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं। अब जानते हैं, एक बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई डीप स्टेट का रोल है, जो बांग्लादेश में हुआ, फिर श्रीलंका में हुआ, नेपाल में अब हो रहा है। क्या आप ये सवाल समझिए कि बांग्लादेश श्रीलंका के बाद नेपाल अमेरिका चीन के बीच फाइट का नया बैटल ग्राउंड बन चुका है। नेपाल बना बांग्लादेश का, ट्रंप ने बढ़ाया कलेश।
क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि श्रीलंका की चीन से जैसे ही करीबियां बढ़ी, समझिएगा ये 3 तस्वीरें आप देखिएगा, क्या हुआ सबसे पहले? श्रीलंका की चीन से करीबियां बढ़ी, श्रीलंका में बवाल, याद है? क्योंकि आपको याद होगा श्रीलंका ने तो चीन को हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया था, फिर 2022 में वहां मुद्दा बन गया भ्रष्टाचार और फिर वहां के राष्ट्रपति को भागना पड़ा चीन। दूसरा बीच में देखिए शेख हसीना, अमेरिका की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए चीन से बड़ी डील की, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब तीसरा, नेपाल में तो ओली सरकार चीन की बड़ी समर्थक मानी जाती थी, ओली ने चीन के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट साइन किए, अमेरिका नाराज था। इसके बाद नेपाल में भी अब तख्ता पलट हो चुका है। वैसे तख्ता पलट के पीछे ना हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ है, जो डीप स्टेट बार बार कहा जाता है, उसको समझिएगा। हामी नेपाल एक एनजीओ है, उस पर आरोप लग रहे हैं, जिसे पिछले 10 सालों से विदेशों से करोड़ों की फंडिंग हो रही है। इसी तरह के आरोप लगे कि बांग्लादेश के ढाका में स्थित ब्रैक यूनिवर्सिटी, BRAC यूनिवर्सिटी को अमेरिका के यूएसएड से करीब 528 करोड़ रुपए का फंड मिला। यह आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि ढाका की ब्रैक यूनिवर्सिटी शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन का केंद्र मानी गई थी। इसके अलावा अमेरिका स्थित सोरोस फाउंडेशन भारत समेत कई देशों के एनजीओ को करोड़ों की फंडिंग देता है ताकि वहां के एनजीओ देश की नीतियों को प्रभावित कर सके। इसी तरह श्रीलंका में भी विद्रोह के पीछे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम आया था, आरोप लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 30 देशों में भड़के विद्रोह के वक्त वहां के एनजीओ को दूसरे देशों से जबरदस्त फंडिंग हुई थी। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले ट्रंप प्रशासन ने यह खुद माना था कि यूएसएड के जरिए भारत में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी। तब बीजेपी ने कहा था कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यूएसएड के जरिए करोड़ों की फंडिंग का सबूत सामने आ गया। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया की कई शक्तियां उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई हैं। देखिए, दुनिया में हर विद्रोह और तख्तापलट के पीछे एनजीओ नहीं होते, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन ये भी सच है साहब कि कई मामलों में एनजीओ आंदोलन को ट्रिगर करने, संगठन और नैरेटिव बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कई एनजीओ स्थानीय युवाओं और एक्टिविस्ट को नेतृत्व, सोशल मीडिया कैंपेन और कानूनी ट्रेनिंग देते रहे। स्थानीय मुद्दों को वैश्विक मीडिया में उठाकर सरकार पर दबाव बनाते हैं, माहौल बनाया जाता है और इसी ऐसा अरब स्प्रिंग से लेकर ट्यूनीशिया, मलेशिया कई देशों में दिखा है। इसलिए नेपाल में हुए तख्ता पलट का कनेक्शन अमेरिका से जोड़ा जा रहा है। एक और बड़ी खबर यह है कि नेपाल में पीएम पद से इस्तीफा देने वाले केपी शर्मा ओली कुछ दिन पहले चीन के दौरे पर गए थे। केपी शर्मा ओली वहां चीन के विक्ट्री डे परेड में भी वो शामिल हुए थे। इसके कुछ दिन बाद ही नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया था। अब वो चीन से मिले, ये सभी सोशल मीडिया ऐप्स अमेरिकी थे, जबकि चीन के टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया गया था। 3 सितंबर को जिनपिंग के साथ दिखाई देने के ठीक 5 दिन बाद ओली की सत्ता जाने में क्या अमेरिका का हाथ है? ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नेपाल को चीन के करीब जाते हुए देखकर अमेरिका काफी परेशान था। इसलिए कहा जा रहा है कि कहीं इसके पीछे अमेरिका तो नहीं। कुछ और रिपोर्ट्स देखिए जो आपको बताएंगी कि ग्राउंड सिचुएशन फिलहाल वहां पर कैसी है। लोगों का इस कदर उमड़ा है कि अब सड़कों पर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, तमाम जो है सरकारी दफ्तरों में आग लगाए गए हैं, कार्यालय जलाए गए हैं पार्टियों के, और लोगों का जो गुस्सा है, जो युवा है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई है। और आप क्लोज करके दिखलाइए इसको, जो है यहाँ पर तमाम जो लोगों का गुस्सा है वो ये नगर पालिका में उतरा है। उस तरफ देखिए आगजनी हो रही है और अभी भी आग की लपटें उठ रही हैं। ये देखिए जिसकी ये आग की लपटें किस तरीके से यहाँ पर उठ रही हैं और लगातार जो है इसको क्लोज करके दिखलाओ जो आग की लपटें हैं यहाँ से। और ये बीपी चौक है और यहाँ पर अभी भी लोगों में गुस्सा है पूरी तरीके से। तमाम जो और संगठन के साथी हैं यहाँ पर, करीब आ जाओ यहाँ पर, ये बीपी चौक का इलाका है और नगर पालिका में जो है वो तोड़फोड़ हुई है, लोगों का गुस्सा है। ये पूरा नगर पालिका जो है वो आग के हवाले कर दिया गया और तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर, वो मेरी मौजूदगी यहाँ पर है। ये बीपी चौक है, आप देखिए यहाँ पर, और यहीं पर जो है वो लोगों का गुस्सा है। ये करीब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ से दिखला दो जो ये जो इलाका है, देखिए यहाँ पर ये आगजनी हुई है। ये लोग अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है ये तमाम जो है दफ्तरों में आग लगाई गई है और तमाम जो है
और नुकसान जो है वो ऑफिसों का हुआ है। ये ऊपर देखिए सब जो है किस तरीके से पूरा पीछे आ जाइए यहाँ पर जो है, और तमाम जो लोग ये देखिए, ये नेपाल का ये बीपी चौक है और यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे ये नेपालगंज का बीपी चौक है और यहाँ पर नाराज जो लोग हैं, जो युवा नाराज है, वो पीछे जो है केपी ओली की मूर्ति लगी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका गुस्सा है लगातार, इसको दिखलाओ ये जो है कि किस तरीके से जो लोगों में गुस्सा है वो अब सामने आ रहा है। जिस तरीके से भ्रष्ट बता रहे हैं ओली सरकार को और इसको हटाने की यहाँ की युवा मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई छात्रों की जान जा चुकी थी, उसी बात की नाराजगी है। देखिए ये बीपी चौक का इलाका है ये पूरा, और यहाँ पर भीड़ जो है वो लगातार अपने गुस्से का इजहार कर रही है और ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में ये जो ओली जी की मूर्ति लगी है यहाँ के, ये देखिए इसका हाथ टूट कर गिर गया और ये लगातार इसको तोड़ा जा रहा है मूर्ति को। गुस्साए लोग हैं, युवा हैं, इन्होंने तमाम जो है दफ्तरों में आज आगजनी की है और तमाम आप दिखाइए भीड़ यहाँ पर दिखाइए किस तरीके से जो है ये यहाँ पर पूरा इलाका जो है वो सुबह से ही लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पूरा जो युवा है वो हर तरीके से अपने गुस्से का इजहार कर रहा है और लगातार जो है उनकी मांग है कि जो ओली सरकार है उसको हटाया जाए और दूसरी सरकार का गठन किया जाए, क्योंकि तमाम मासूम बच्चों की कल जान गई है। उसमें जिस तरीके से प्रदर्शन में गोली चली थी उसको लेकर तमाम जो है वो गुस्सा है लोगों में। आपको तस्वीरें दिखाता हूं, आज भी जो यहाँ पे युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं सरकार से और कल जिस तरह से उनके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो दर्दनाक मौत हुई है उससे विरोध प्रदर्शन आज भी जो है वो सड़कों पे जारी है। आप देख सकते हैं जगह जगह आगजनी की गई है और लोगों का विरोध प्रदर्शन है, लोग सड़कों पे हैं। वैसे साहब, नेपाल में इस वक्त कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कैदी जेलों से भगाए जा रहे हैं। जो हमारे संवाददाता आनंद ग्राउंड पर हैं वो बता रहे हैं कानून व्यवस्था को प्रदर्शन की आग में झोंका जा चुका है। पुलिस का कई अता पता नहीं है, सेना टेक ओवर कर चुकी है। लेकिन साहब, ये स्थिति बताती है कि किसी भी देश में संवैधानिक संस्थाओं की साख को गिराने, संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने और अपने आप कह सकते हैं अल्पकालिक फायदे के लिए पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली पर लोगों का भरोसा तोड़ने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि अब सेना का टेक ओवर हो चुका है। नेपाल के पूर्व पीएम ओली के बारे में अपडेट अब आ रहा है कि संभवतः वो दुबई चले गए हैं, सेफ हाउस में रखा गया। अच्छा, ये बड़ी खबर है। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री, कल आर्मी चीफ, राष्ट्रपति, पुलिस चीफ के बीच बैठक हो सकती है। नेपाल में आगे क्या होगा? नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बारे में अपडेट है कि वो सेफ हाउस में भेजे गए हैं, उनको सेफ हाउस में रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, संसद में आग लगा दी गई, पूर्व वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, पूर्व प्रधानमंत्री को मारा गया, पीटा गया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया।